हाय, वेलकम टू एमएस लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कैट 2022 स्लॉट वन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से सवाल है और आपको बताया गया है कि ए बी सी बी नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। तो ए बी सी में से कोई भी ज़ीरो नहीं है बट रियल नंबर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इनकी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स है। और आपको बताया गया है कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac और एक फंक्शन आपको दिया गया है क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पर लेस देन जीरो होगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि रूट्स जो इस इक्वेशन के हैं वो क्या है? इमेजिनरी है। तो इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में। इफ द सेट S कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स m, तो m क्या है? इंटीजर है। सच दैट एफ एम, यानी कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर हम x की जगह m रखते हैं तो हमें लेस देन जीरो मिलना चाहिए। देन सेट S मस्ट नेसेसरली बी। तो देखो हमें जो इंफॉर्मेशन अभी दी गई है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि रूट्स क्या है? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो या तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा या सिचुएशन हो सकती है कि ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा हो। अगर हमारा a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर a का वैल्यू लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब अगर हम देखें तो इस वाले केस में, इस पहले केस की अगर हम बात करें तो इस पहले केस में हमको f ऑफ x जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर m मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं होगा जब हमें एफ एम क्या मिल रहा हो? नेगेटिव मिल रहा हो। तो m क्या होना चाहिए? इम्पटी सेट होना चाहिए। और इस सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लें, चाहे नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, हमेशा ये ग्राफ आपको एक्स एक्सिस के नीचे मिल रहा है, मतलब वाई नेगेटिव मिल रहा है। यानी कि इस केस में एफ ऑफ एक्स आपको हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू है ये क्या हो सकती है? एनी इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू हम m को देंगे ये हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो फाइनली इस सवाल का आंसर क्या हुआ कि m का वैल्यू या तो इम्पटी सेट होगा और या तो सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स होगा। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। जिन लोगों को क्वाड्रेटिक के ग्राफ का भी थोड़ा आइडिया है या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे से क्लियर है, दिस कुड हैव बीन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 20 आइडेंटिकल बैलून्स among 4 children such that each child gets some balloons but no child gets an odd number of balloons is। तो ये देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट सवाल है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट सवाल है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि अगर हमें n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो इस काम के तरीके होते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। बट यहां पे क्या होता है कि इस कंडीशन में सम ग्रुप्स माइट बी इम्पिटी। मतलब यहाँ पे ये जो तरीके आप काउंट करते हो इसमें ये भी हो सकता है कि आपने, जैसे यहाँ 4 चिल्ड्रन की बात हो रही है तो किसी को एक भी बैलून ना दिया हो।
अब ये सवाल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पर आप 20 आइडेंटिकल बैलून्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और 4 चिल्ड्रन में कर रहे हो, तो चिल्ड्रन मतलब ये डिस्टिंक्ट ग्रुप बनेगा, और ये आइडेंटिकल बैलून है, तो कुछ कुछ तो सिमिलरिटी है, बट डिफरेंस क्या है देखो। ईच चाइल्ड गेट सम बैलून, मतलब कोई भी ग्रुप एम्प्टी नहीं होगा। और दूसरा, हम सबको ऑड नंबर ऑफ बैलून्स दे रहे हैं। सबको हम क्या दे रहे हैं? ऑड नंबर ऑफ बैलून्स दे रहे हैं। नहीं, सबको ऑड नंबर ऑफ बैलून्स नहीं दे रहे हैं। नो चाइल्ड गेट्स ऑड नंबर ऑफ बैलून्स, नो चाइल्ड गेट्स ऑड नंबर ऑफ बैलून्स, ये कंडीशन लगी हुई है। तो अब इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो हम मान लेते हैं कि पहले वाले चाइल्ड को हमने जो बैलून्स दिए हैं वो 2A हैं, और दूसरे वाले को 2B दिया है, और तीसरे वाले को 2C दिया है, और चौथे वाले को 2D दिया है। तो इन चारों का सम क्या होना चाहिए? 20। तो लॉजिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। लेकिन अब हमें पता है कि इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो हम एक इसको मिनिमम देंगे, एक इसको मिनिमम देंगे, एक इसको मिनिमम देंगे वैल्यू, और डी को भी एक वैल्यू मिनिमम देंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो 4 कम कर देंगे, और जब आप यहां से 4 कम कर दोगे तो ये क्या बच जाता है? 6। अब एक्चुअल में हम 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, सो दिस इज 9C3। एंड 9C3 क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दिस इज नथिंग बट 84। तो 84 वेज आपको मिलेंगे। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 84। So those who have studied permutation and combination, especially this partitioning theory वाला concept, उनके लिए this could have been a very very easy question. अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में हमें कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन हुआ। तो यहां पे देखो पहली आइडेंटिटी क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए। तो यहां पे देखो तो ए कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 14। और दूसरी आइडेंटिटी भी इसी तरह से बी में बनाई गई है, सो बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप बी कॉमन लेते हो तो दिस वुड बी ए प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 28। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर दें, इनका रेशियो ले लें, तो हमें पता चलता है कि a अपॉन बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1/2। या हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b/2, या हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू b, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू b। तो अब किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। तो मान लो इस सेकंड वाली इक्वेशन में, या फर्स्ट, मान लो इस फर्स्ट वाली में हम यूज करते हैं, तो हम a को a ही रहने देते हैं, और यहाँ पे b की जगह हम लिख सकते हैं 2a, और ये a इज इक्वल टू 14। तो आपको ये मिल जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 6a माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर हम a कॉमन लेते हैं तो आपको मिलता है 3a प्लस 7, और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो आपको मिलता है 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये फैक्टराइज करने पर मिलता है a माइनस 2 एंड 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में मेंशन है कि a इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरली a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि a का वैल्यू -7/3 नहीं हो सकता। अब अगर a का वैल्यू 2 है तो b का वैल्यू क्या होगा? b इज ट्वाइस ऑफ a, तो b का वैल्यू हो जाएगा 4। अब a इज 2 एंड b इज 4, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
2a plus b. So 2a plus b will be equal to 2 into 2 4, 4 plus 4 is 8. So your answer will be 8. This first option, twice of a and plus b. अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल अरिथमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है। तो इंफॉर्मेशन देखो आपको दी गई है, अमल बाइज 110 किलोग्राम ऑफ सिरप एंड 120 किलोग्राम ऑफ जूस, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस पर किलोग्राम। तो यहां पे देखो पहले हमें सिरप बताया गया, हमने खरीदा 110 केजी, और जो जूस है वो है 120 केजी। अगर हम देखें तो सिरप का कॉस्ट जूस के कॉस्ट से 20% कम है, तो 80% 100% यानी कि रेशियो वाइज जाए अगर, तो हम कह सकते हैं 4 और 5 का रेशियो है। तो इसका प्राइस 4x मान लेते हैं, इसका 5x मान लेते हैं। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ही सेल्स 10 किलोग्राम ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। तो जब वो सेल कर रहा है तो 10 केजी, अगर कॉस्ट देखें तो 4x है, लेकिन 10% का प्रॉफिट, तो अगर हम 10% किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो वो 110% हो जाती है। फिर लिखा है 20 किलोग्राम ऑफ जूस, सो 20 किलोग्राम जूस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 20 इंटू 5x, और इसको आप 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हम 120% लिख सकते हैं। और उसके बाद रिमेनिंग को मिक्स कर देता है, तो रिमेनिंग को मिक्स कर देता है, तो आप देखो तो 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हटाने के बाद, यहां से 10 हटा दोगे 100 बचेगा, यहां से जूस में से 20 हटा दोगे तो भी 100 बचेगा। तो 200 किलोग्राम वो मिक्सचर बनाता है, और इसको वो सेल कर रहा है कितने में, सेल्स द मिक्सचर एट 308.32, तो 308.32, और ये करने से उसको प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, 64% का। तो वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू, अब आपको टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 110 इंटू 4x प्लस 120 इंटू 5x, और इसका 64% इंक्रीज करोगे तो दिस वुड बी 164%। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 0 0 कैंसिल कर लो, यहां भी ये 0 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो ये आपको मिलेगा 4 इंटू 11 से 44x, एंड 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 इज 120, 120x, प्लस 200 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वुड बी 61664 इज इक्वल टू, एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं दोनों जगहों पे, यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो हो जाता है 44 प्लस 60, 44 प्लस 60 इज 104x इंटू 164, और डिवाइडेड बाई 10 भी है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 1640x, और ये हो जाएगा 616640 इज इक्वल टू 104x इंटू 164। तो अब देखो 164 कॉमन ले सकते हो, तो वी कैन से 164 कॉमन ले लें तो ये आपको मिलता है, 164x कॉमन ले लें तो ये आपको मिलता है 104 माइनस 10 इज इक्वल टू 616640। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 616640 डिवाइडेड बाई 164 इंटू 94। तो अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है। हाँ, अब कैट में आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है तो वो आप यूज कर सकते हो, और अगर वो नहीं यूज करते हैं तो लेट्स सॉल्व दिस। तो 94 को हम लोग कैंसिल करके 47 लिख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 308,320 आपको मिलेगा।
अब ऑब्वियसली ऐसे नंबर दिए होंगे जो कैंसिल वैंसिल हो रहे हो, तो चलो हम लोग C08320 को डिवाइड कर लेते हैं, पहले 4 से कर लेते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा 41, और ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 7708 0। अब ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, देखो 41 भी और 47 भी, तो अब थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो चलो अब इधर साइड में मैं करता हूं इसको। तो 47 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं 77080 को, तो 47 से डिवाइड करते हैं तो पहले एक बार जाएगा 47, क्या बचेगा 300। अब 300 है तो कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स 282। अब 282 है तो रिमेनिंग क्या बचेगा, इधर लिख देते हैं 82, तो ये 18 बच रहा है 188। अब 47 इंटू 4 देखो तो 188 होता है, तो ये 40 लिख दो, 1640 आ रहा है। तो फाइनली आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, देखो फाइनली आपको मिल जाता है 1640/41, ये x का वैल्यू मिलता है। तो आपको फाइनली x मिल जाएगा 40। तो x हमें 40 मिल गया। अब अगर हमें x 40 मिल गया तो हमारा आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं। पूछा क्या गया है, अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप। तो सिरप का कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो सिरप का कॉस्ट प्राइस क्या था 4x था पर किलोग्राम। अगर हम देखें तो सिरप का कॉस्ट प्राइस वाज 4x। तो हमारा आंसर यहां पे हो जाता है 4 इंटू 40 विच इज 160। सो 160 इज आवर आंसर। तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, बट दिस इज अ कैलकुलेटिव वन। अगला सवाल देखते हैं, ज्योमेट्री के टॉपिक से है। ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज p, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो बहुत छोटा सा ये सवाल है, डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सर्कल के अंदर में हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया। तो हम कह सकते हैं ये डायमीटर हो गया, अगर रेडियस r है तो ये भी r होगा, इधर ये भी r, तो ये ओवरऑल में 2r हो जाएगा। और साइड अगर हम मान लेते हैं कि एक साइड a है एक साइड b है, तो आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2a प्लस 2b को यहाँ पे p बोला गया है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस b की वैल्यू क्या होगी p/2 हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है, छाप से एरिया पूछा गया, तो आपको a इंटू बी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। तो एक इंफॉर्मेशन और हमारे पास है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, यानी कि 4r स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें तो इस सवाल को हम लोग क्या कह सकते हैं। अब हम लोग a प्लस बी की जगह पे भी कुछ लिख सकते थे, तो सवाल अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। a प्लस बी की जगह अगर हम p/2 लिखते हैं तो दिस वुड बी p स्क्वायर बाई 4 माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। तो यहां से हमें a इंटू बी की वैल्यू क्या मिलती है, देखो 2 से डिवाइड कर दोगे तो दिस वुड बी p स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 2r स्क्वायर, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन। p स्क्वायर बाई 8 माइनस 2r स्क्वायर इज योर सेकेंड ऑप्शन। और ए बी ही इस रेक्टेंगल का एरिया भी होगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर। तो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम का। और कैट में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पे
या ट्रिपलेट्स पे मिनिमम एक सवाल रहता ही रहता है। अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। तो अब अगर हम देखें 3 इंटीजर्स का अगर एवरेज 13 है तो जो सम है वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 13 × 3 विच इज 39। अब आगे क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ दीज 4 इंटीजर्स रिमेन्स एन ऑड इंटीजर। तो अब अगर देखो 39 सम था और हमने n इंक्लूड कर लिया तो अब टोटल नंबर 4 हो गए। और अब ये जो एवरेज है ये आपको कैसा मिलना चाहिए? ऑड मिलना चाहिए। और n क्या है? नेचुरल नंबर है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो अब अगर हम देखो कि n की वैल्यू क्या रखते हैं, तो अगर आप n को रखते हो 1 तो उस केस में आपको एवरेज मिलेगा 10, और 10 इवन नंबर है तो गलत है। अगर आप n को 2 रखते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगला वैसे आपको n इज इक्वल टू 5 पे मिलेगा। सबसे पहले n इज इक्वल टू 5 अगर हम रखते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 44/4 करोगे तो एवरेज आपको 11 मिलेगा, जो कि क्या है? ऑड नंबर है। तो n की वैल्यू कम से कम क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। सो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ, वेरी लेस लैंग्वेज, और बहुत कम एफर्ट में आप इस सवाल को सही कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। रेशियो टॉपिक से सवाल है। अ मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन इक्वल प्रपोर्शन। तो देखो कोई मिक्सचर है, उसमें दो चीजें हैं, लेमन जूस है और शुगर सिरप है। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब 1:1 का रेशियो है। इफ अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर, मतलब ये जो मिक्सचर है इसको आप ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? शुगर सिरप ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। तो शुगर सिरप में तो ऑब्वियसली केवल शुगर ही होगा, और किस रेशियो में ऐड कर रहे हैं ये भी दिया हुआ है, 1:3 में ऐड कर रहे हैं। तो देखो 1 को 1 में डिवाइड करने से अच्छा है कि इस 1 को ना हम लोग 2 कर देते हैं, 1 की जगह इसको 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर ये 2 है तो आपको पता है ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये 6 क्या होगा? ये 6 भी क्या होगा? शुगर होगा। तो अब अगर फाइनली आप देखो, तो फाइनली अगर आप देखो तो फाइनल में क्या हो जाएगा? लेमन होगा और शुगर होगा। लेमन तो 1 पार्ट होगा, लेकिन शुगर अब 1 यहां पे मिल रहा है और 6 यहां पे मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो फाइनल में आपसे पूछा गया लेमन जूस एंड शुगर सिरप का रेशियो, तो आंसर शुड बी 1:7। सो अगेन आई वुड रेट दिस क्वेश्चन टू बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अरिथमेटिक के रेशियो टॉपिक से ये बहुत ही आसान सवाल हुआ, कोई खास इसमें कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था। अगला सवाल देखते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन टॉपिक से सवाल है, और सवाल आपसे क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो ये थोड़ा समझने वाला सवाल लग रहा है। लिखा है द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है, फॉर विच द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी गई है, हैज एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर एक्स। अच्छा, तो ए की लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है जिसपे इस इक्वेशन के हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हो? तो चलो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं भी तो आपको सबसे पहले उस ऑप्शन को चेक करना चाहिए जो लार्जेस्ट है। मतलब मान लो ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू 2 रखते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हम मिनिमम पे चेक कर रहे हैं -1 पे या 0 पे, तो अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल भी जाते हैं तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ए की लार्जेस्ट वैल्यू है जिसपे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। सो आउट ऑफ द ऑप्शन सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? लार्जेस्ट ऑप्शन को चेक करना चाहिए। तो अगर हम ए को 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? देखो ये बन जाती है मॉड ऑफ x प्लस 2 एन प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप नोटिस करो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -2 पे 0 बनता है और ये 1 पे 0 बनता है। अगर हम कहते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, तो मॉड हटा के आप लिख सकते हो x प्लस 2।
और ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, x माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो यहां से आपको मिलता है 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं मिला, और वैसे भी ये आपको इन वैलिड सॉल्यूशन भी मिल रहा है, आपको x 1/2 मिल रहा है, जबकि आइडली आपने क्या मान रखा है, x इज ग्रेटर देन 1 मान रखा है, तो ये आपको इन वैलिड भी मिल रहा है। तो ये तो चलो गड़बड़ हो गया। अब अगर यहाँ पे हम दूसरी रेंज लेते कि अगर x की वैल्यू हमारी 1 से कम होती और -2 से ज़्यादा मिलती, तो ये पहला वाला मॉड हमको क्या मिलता, पॉजिटिव मिलता। तो यहाँ पे हम क्या लिखते, x प्लस टू, और दूसरा वाला मॉड हमको नेगेटिव मिलता, तो हम लिखते 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टू। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 2 + 1 3 मिल रहा है, 3 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो ये वैसे ही इनवैलिड हो गया। और तीसरी रेंज यहाँ पे क्या होती, x लेस देन -2, तो आपको ये पहला वाला मॉड भी नेगेटिव मिलता और दूसरा वाला मॉड जो है उसके अंदर की वैल्यू भी नेगेटिव होती। तो यहाँ पे आप क्या लिखते, -x -2 और +1 -x इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको मिलता क्या, तो यहां से आपको मिलता 2x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू आपको यहां पर माइनस का 3/2 मिलती। तो देखो ये भी एक तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहे हैं और ये इनवैलिड भी मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ दूसरा केस हमें क्या चेक करना चाहिए था, अगर हम लेते हैं a की वैल्यू 1 और ये इक्वेशन अगर देखो तो अब ये बन जाती है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम x को ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये पहला वाला भी पॉजिटिव है तो मॉड हटा के x प्लस 1 लिख दोगे, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है तो x माइनस 1 लिख दोगे, इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा कितना, 1 माइनस 1 कैंसिल, x की वैल्यू आपको मिल जाती है 1। तो देखो ये भी इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं है, तो इस पे अभी नहीं मिला। अब दूसरा आप रेंज में जाते हो, मान लो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, तो इस केस में पहली वाली चीज नेगेटिव मिलेगी। तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, ये आपको मिलेगा -x -1, और दूसरा वाला आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, सॉरी पहला वाला पॉजिटिव मिलेगा, माय मिस्टेक, तो करेक्ट कर देते हैं। अगर आप -1 से +1 तक की वैल्यू देते हो तो ये आपको मिलने वाला है नेगेटिव, ये आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव मिलने वाला है तो इसको तो आप x प्लस 1 ही लिखोगे, बट ये आपको नेगेटिव मिलने वाला है तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब देखो ये x x कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये x से इंडिपेंडेंट हो गया। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कि x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हैं, और -1 से +1 के बीच में ऑब्वियसली हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अगर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वी कैन से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सवाल देखो इजी उन्हीं लोगों के लिए है जिनको मॉडुलस के कॉन्सेप्ट पता है, या मॉडुलस को कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ब्रेक करते हैं ये बात पता है, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। सो कैट 22 स्लॉट 1 के काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।